जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक नए लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे आपको पहले हमारे काम पसंद आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि इस बार भी इंशाल्लाह ये भी आपकी जो तवक्कुआत हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर पूरा उतरेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेनेसांस पीरियड के बारे में है। ठीक है, जैसे तहरीक उलूम। ठीक है, ये बेसिकली जो पीरियड है ये 16वीं सेंचुरी से लेके 19वीं सदी तक का ये पीरियड हमने इस चीज़ के अंदर डिस्कस करना है। जब यूरोप में रेवोल्यूशन आया तो इसमें हुआ क्या था, हर तबका जो था या हर जो एजुकेशन सेक्टर था या हर एजुकेशन जो ब्रांच थी, हर किसी के अंदर वो चीज़ें बदली, चेंज आया। हर तबका फ़िक्र जो था इससे मुतासर हुआ। हर तरह के, चाहे आर्ट हो, लिटरेचर हो, फ़िलासफ़ी हो, साइंस हो, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस भी हो, हर जो शोबा था हर किसी के अंदर एक नई चीज़, नई रूह आई और एक नए रास्ते पर ये सारी चीज़ें चलनी शुरू हो गई। एक नए सोच के साथ नए रास्तों पर ये चलना शुरू हो गई। फर्स्ट पीरियड जो आता है 60 से 17 सेंचुरी, इस के अंदर बहुत सारे अजीम जो साइंसदान, जो फ़िलासफ़र पैदा हुए। ठीक है, जिसमें उनके नाम को पन्ना गैलीलियो, न्यूटन और बेकन वगैरह शामिल हैं। ठीक है, ये वैसे इन लोगों की पहचान ये है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले जो नाम है फ्रांसिस बेकन का है। ठीक है, इसका नाम जो है वो इस तरह याद किया जाता है कि ये सबसे पहले जो तजर्बा किया जाता है, ठीक है, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स की जो जो दाग बेल जिसने डाली है वो ये बंदा था। अब इसके अंदर क्या है, तो जो आम साइकोलॉजी है इसके अंदर इसने इसको भी तरक्की देने के अंदर अपना किरदार अदा किया है। अब इसका काम क्या है, इसका काम बेसिकली जो है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम रिसर्च के मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज़ें मालूम होंगी कि ये सारे के सारे काम ये कैसे किए जाते हैं। अच्छा, हुआ क्या है, इन्होंने किया क्या है कि सबसे पहले जो जिस तरह में हक़ाइक़, जो भी आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो भी चीज़ें आपको एविडेंस मिलते हैं, उनको उसके बाद उसने क्या उसकी दर्जाबंदी की है, उसको स्पेसिफ़ाई किया है, चीज़ों को स्पेसिफ़ाई करने के बाद जनरलाइज़ किया उसे। ठीक है, उसके बाद जनरलाइज़ करने का मतलब ये होता है कोई भी आप एक ख़ास चीज़ को लेके सारे के सारे ह्यूमन बीइंग पर इम्प्लीमेंट कर दे या जनरली इम्प्लीमेंट कर दे, तो वो क्या कहलाती है, उसे जनरलाइज़ करना कहते हैं। उसके बाद इन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बताया। ठीक है, एक साइंसी तरीक़ाकार इसमें रखना है। अच्छा, इसने बेसिकली जो फाइनली ये साइकोलॉजी के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसने जिस्म और जहन के तामुल का जिक्र भी किया और नफ्सी इलाज की अहमियत को, मतलब जो भी इंसान का दिमाग है उसके लिए भी इलाज का जोर दिया गया। सेकंड बंदर आता है डेकार्ट भी कहते हैं। ये वैसे मॉडर्न फ़लसफ़ा है इसका। ठीक है, यह साइकोलॉजी का बानी है ये वाला। अब इसने इसने एक नज़रिया पेश किया जिसने बोला कायनात की मैकानियत का मतलब ये होता है कि जिस तरह मशीन होती है ना, मशीन को जिस तरह डिज़ाइन किया जाता है सिर्फ उसी तरह चल रही होती है, अपनी मर्ज़ी से नहीं चलती है। ठीक है, तो इसलिए का कहना भी यही है कि कायनात को एक डिज़ाइन के तौर पर बनाया गया है। ठीक है, और जो जो डिज़ाइन है उसी के मुताबिक ये सारी सारी कायनात क्या आती है, चल रही होती है। उसके बाद इसने जिस्म की साथ और उसके वज़ाइफ को मैकानिकी असूलों की तरफ उसने बोला कि मशीन जो है, हमारी ये बॉडी जो है एक मशीन है। ठीक है, जो ये सारा काम कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद इसने जहन और जिस्म को अलग-अलग निज़ाम करार दिया। ठीक है, और उसने जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो जिस्म हमारा एक मशीन की तरह मैकानी असूलों के तहत काम करता है। अच्छा, इसने रूह को भी अब्दी और गैर मादी करार दिया है। ठीक है, उसने बोला है कि जो हर इंसान में जो रूह होती है वो थिंकिंग के ज़रिए, इस्तदलाल क्या है, थिंकिंग, सोच विचार के ज़रिए ना, ठीक है, मामला की तह तक पहुँचती है। और इसने जिबिल्लत का नज़रिया भी पेश किया है। ठीक है, तो पैदाइश के वक्त जो होता है इंसान के जहन में कुछ ना कुछ जो सेविंग्स होती हैं, कुछ ना इसके जहन के अंदर नक्शे होते हैं जिसकी वजह से वो इब्तदाई अमाल जो आप कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह उसकी एटीट्यूड होती है, हाथ को चूसना, ठीक है, या खाना पीना, ठीक है, या दूध पीने की जो प्रैक्टिस होती है वो उससे नहीं होता, लेकिन उसके ये बाय बर्थ उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। इन जिबली तसव्वुरात उसने इन्नेट आइडियाज़, इन्नेट इंटरनल जो अपने ख़यालात उसका बात करें, उसने उसके बाद जो थिंकिंग होती है, थिंकिंग को भी एक जहन का फंक्शन बताया कि जहन जो आपका होता है वही बेसिकली क्या कर रहा होता है, थिंकिंग कर रहा होता है। 3 बेसिक फैक्टर्स होते हैं, एक तो थिंकिंग होता है, फिर उसके बाद इंटेंशन होती है आपकी, और उसके बाद फीलिंग होती है आपकी, एहसास होते हैं उसके। निकाल ने जिबली ख्यालात जो मैंने ऊपर जिक्र किया है और हफाज दोनों ज़राए से इल्म हासिल करता है। ठीक है, उसने डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बताया है और रिफ्लेक्सिव एक्शन की भी इसने वजाहत की थी। नेक्स्ट बंदा जो आता है हॉब्स आता है। हॉब्स ने बेसिकली एसोसिएशन का नजरिया, एसोसिएशन मतलब होता है कि लिंक,
लिंकेड जब चीज़ें होती है, लिंक्ड चीज़ें होती हैं, तो उसे हम एसोसिएशनिज्म भी कहते हैं। रूह के सफ़र के बरक्स एक जहन का उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अच्छा, उसके बाद अफलातून की लज़्ज़त पसंद। लज़्ज़त पसंदी से क्या मुराद है? सिंपल सी अगर आप बात समझने के लिए ये देखें कि हर इंसान जैसा वो चाह रहा होता है वैसा ही होता जाए, इसे लज़्ज़त पसंदी कर रहे होते हैं। ठीक है, जब वो उसके मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर क्या है, मेंटल इलनेस की तरफ बंदा जा रहा होता है। हर शख्स की जिबिलत में है कि वो दुखों से निजात पाए और खुशियाँ हासिल करे। हॉब्स का ख्याल था कि जो इस हवास जो सेंसेस होते हैं इंसान उसके ज़रिए इल्म हासिल करता है। ठीक है, अच्छा, और जो इस हवास के बारे में उन्होंने से इमेजिनेशन का नाम दिया, ख़्याल का नाम दिया। ठीक है, और जो एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ के बारे में इसने ज़्यादा बात किया है। नेक्स्ट बंदा आता है वो जॉन लॉक है। ठीक है, इसने भी जिबली नकोश के नज़रिए की तरदीद की है। ठीक है, और कहा कि जहन पैदाइश की वो सादा मोमी तख्ती की मानद होता है। ठीक है, सादा मोम बिल्कुल ब्लैंक होता है। ठीक है, इसको उसने टैबुला रासा बोला है। एक टर्म्स आपने इसको एज इट इज़ याद करना क्योंकि ये आगे भी यूज़ होने वाली है, टैबुला रासा। ठीक है, जॉन लॉक बेसिकली कहता है क्या कि जो मुशाहिदात होते हैं और तजर्बात हमारे जहन पर अपने अपने मेमोरीज़ के ज़रिए हमारे जो नक्शे या तासुरात छोड़ के जाते हैं, हम वही हमारे इल्म हासिल करने का भी ज़रिया बन रहे होते हैं। हर जहन के अंदर ये बेसिकली सलाहियत पाई जाती है कि वो अपने तजर्बात को एक ख़ास तरीके से तंजीम बनाता है, उनको दर्जाबंदी करता है, उनको एक अरेंजमेंट करके एक बाकायदा एक रेगुलर तरीके से उसको पेश करता है। और ये हमारे हवास की ये खासियत भी है कि वो अशिया की सिफ़ात को महसूस करे। सिफ़ात से मुराद दिया गया कुछ चीज़ें खट्टी, कुछ चीज़ें कड़वी, कुछ चीज़ें मीठी, ये सारी चीज़ें क्या है हवास की खसूसियात में आती हैं। गर्मी, सर्दी, रायका, जंग, ये सारे हमारे हिस्सी अज़ा के बायस पैदा होते हैं। लॉक का बेसिकली कहना ये भी है कि सादा कैफियत को जानने के लिए हवास की, ठीक है, लेकिन पेचीदा और मुरक्कब कैफियत का ज़्यादा जानने के लिए गौर व फ़िक्र इस्तदलाल की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने कोई उर्दू का लेक्चर दे रहा है तो वो तो आपको इजीली समझ में आ रहा होता है, लेकिन अगर वो मैथ का लेक्चर दे रहा है तो डेफिनेटली आपको उसके कॉन्सेप्ट समझने की बात करनी होती है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गौर व फ़िक्र कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बंदा हमारे पास डेविड ह्यूम आ जाता है। ह्यूम को मादियत पसंद का मतलब मादियत पसंद मुफक्कर कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उनकी अगर डेफिनेशन के मुताबिक समझने, वो चीज़ें जो फिज़िकली एग्जिस्ट करती हैं ये सिर्फ उन्हीं को मानने के कायल होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें मादियत पसंद भी कहा जाता है। अच्छा, वो कहना क्या है कि हम सिर्फ जो है हवास पर ही भरोसा करना चाहिए क्योंकि हवास खमसा के अलावा कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, सिर्फ वही अशिया हकीकत है जिनका कोई वजूद होता है। ठीक है, उसने नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो कहता है कि तजर्बात इंसानी इल्म का माखज़ है, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली इसके मुताबिक दो सोर्सेज हैं इल्म हासिल करने के लिए, एक इमेजिनेशन है, दूसरी अफेक्टेशन है। उसके अफेक्ट होते हैं ख़यालात और ताज़रा, कॉज एंड इफेक्ट कह सकते हैं सिंपल। ह्यूम ने तलाज़मात का ख्याल असूल के मुरतब किए, उसके अंदर तलाज़मात की वजह प्रॉक्सिमिटी, इल्लत, सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रा, ये आप आगे जो परसेप्शन वाले चैप्टर के अंदर भी इन चीज़ों को डिस्कस। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है करीब तरीन चीज़ें, मिलती जुलती चीज़ें जो होती हैं वो करीब तरीन, उसको प्रॉक्सिमिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। इल्लत, मुशाबत भी एक जैसी चीज़ों को कह रहे होते हैं, तज़ाद, कॉन्ट्रा एक दूसरे से अपोजिट चीज़ों को कह रहे होते हैं। ठीक है, या आप एनालॉजी पढ़ते हैं ना उसके अंदर भी ये चीज़ें आती है आपकी। कॉज एंड इफेक्ट जब आप पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी।